हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 5 को हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है? और उसी के अंतर्गत हम लोग आपका कुछ मानव आपका विकास और संसाधन के विषय में जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन पर गौर करेंगे और उन पर विचार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था आपका निर्धन था। उसमें अगर किसी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर आपके सामने है भारत में मानव पूंजी निर्माण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में आखिर में मानव पूंजी जो निर्माण हुआ है उसका विकास क्रम क्या है। क्लियर है? सबसे पहले भारत में मानव पूंजी निर्माण हुआ किस प्रकार है, क्या है? तो इस अध्याय में हम क्या-क्या पढ़ेंगे इन सबको देखना है। तो मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है, कि ये सारे संसाधन और धारणाएं क्या हैं, इन पर हम लोग विचार करने का कोशिश करेंगे। और विकास के जो आपके मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक समृद्धि है, इन पर बात करेंगे। शिक्षा और व्यय पर हम इसकी समझता को बनाएंगे और इन सब चीजों में हम लोग आपका गौर करके इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल प्रत्यक्ष परिमाणों के माध्यम से नहीं होगा। इसमें निवेश मात्र ही लोगों को उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा, जितने वे स्वयं ही प्राप्त कर सकेंगे। इनके माध्यम से ही ऐसे अनेक व्यक्तियों में अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो पाती हैं, जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? बिना ही पहचान के आपका मर जाते हैं। ठीक, ये कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल का ये आपका कोटेशन है कि अगर आप शिक्षा को ध्यान देंगे, आप उसका मूल्यांकन करेंगे और उसके रिजल्ट पर आप लोग कोशिश करोगे, तो आपको जरूर इसमें एक अधिक उपलब्धि के रूप में आपको स्वयं ये चीजें इसमें दिखाई देंगी। क्लियर है? नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं जो योग्यता उनकी उजागर हो ही नहीं पाती है और लोग ऐसे ही मर जाते हैं। यानी कि लोगों को रिसोर्सेज बनने में, आपके पूंजी बनने में जो समय लगता है वो बहुत अधिक है। ऐसे ही हम लोग अपने चैप्टर की जो आपका प्रस्तावना है उसको प्रारंभ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं। ध्यान दीजिए आप सबसे पहले और गौर करके देखिए, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह, किसके ज्ञान संग्रह करने के लिए और उनकी प्रसारण की क्षमताएं भी हैं, जो मनुष्य की बातचीत, लोकगीत और बड़े-बड़े अध्यापनों के माध्यम से आते हैं। कह रहे जो बड़े-बड़े अध्यापन होते हैं, व्याख्यान होते हैं, उनके माध्यम से आते हैं। मनुष्य ने यह शीघ्र जानने के लिए हमें कार्य को कुशलता पूर्वक करने की इच्छा के लिए प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के कौशल में अशिक्षित व्यक्ति से कहीं अधिक होता है। कह रहे ये हमें पता है कि जो एक कोई व्यक्ति है जो आपका पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, उसके कौशल से अधिक कौशल किसका होगा? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये बिल्कुल सच बात है कि पढ़े लिखे व्यक्ति का कौशल अलग होता है। इसी कारण पहले और दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सर्जन करने और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रम से अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपजन की क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए अधिक मूल्यवान लाभ भी है। शिक्षा को लोगों की उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के लिए योग्य बनाता है। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तन को समझने में प्रदान करता है। देखिए किसकी बात कर रहा है सब? एक की बात हो रही है। शिक्षा पाने से क्या होगा? उपजन यानी कि आपके पैसे कमाने की क्षमता बढ़ती है। आप समाज में स्थिति महसूस करते हैं। गौरवान्वित जो आपको गौरव है वो आपको प्रदान होता है। व्यक्ति का जो आपका जीवन है उसमें आपका बेहतर विकल्पों के चयन होते हैं। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तन को वो आपका समझने में बेहतर मौका मिलता है और नव परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। कह रहे हैं
कि जो नव परिवर्तन है उन सब में आपका यहाँ क्या मिलता है, इसमें आपका बढ़ावा जो है वो देखने के लिए हमको मिलता है। कह रहे हैं कि श्रम क्षमता की शक्ति की उपलब्धता में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक है। और कह रहे हैं कि नई जो प्रौद्योगिकी आई है, जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो नई टेक्नोलॉजी को आपका समझते हैं और उसको एक्सेप्ट करने में भी उनको कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की जो है आपका नहीं होते। समान भूमि की मात्रा होने पर भी उन्हें उपज मुझसे है और कैसे कुछ समझाता आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है और कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी बढ़े, इन सब पर वो आपका अपना बल भी देते हैं। बल का मतलब फोर्स करते हैं, उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार चीजें हो रही हैं। कह रहे हैं क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करता है और कह रहे हैं ये जो भी आपका मीडियम है, ये सारा मीडियम जो है वो आपके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपका बढ़ा देता है। यानी कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो आपका सर्वांगीण आपका विकास कर सकती है और यही सर्वांगीण विकास इस चीज को आपका तय भी करता है। क्लियर है? ये आपको देखना है। अगला है मानव पूंजी क्या है। क्लियर? क्या कह रहे हैं कि मानव पूंजी क्या है, ये इस बात को तय करता है। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधन कार को जैसे भौतिक पूंजी में परावर्तित कर सकता है, उसी प्रकार अपने रूप में मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता, डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में भी परिवर्तन कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्ति के रूप में अधिक है, जो पहले स्वयं प्रशिक्षण हो चुके हों और प्रोफेसर आदि के रूप में कार्य करने के योग्य हैं। दूसरे शब्दों में हम अन्य मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों में कह रहे हैं कि जो आपके नर्स है, किसान हैं, डॉक्टर हैं, इन सब के लिए सब की आवश्यकता इसमें पड़ती है और हम इसको देखते हैं। आप देखते हैं कि शिक्षा ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के जीवन को हर तरह से आपका बहुत सारे विकल्प प्रदान करता है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपके लिए 10 कामकाज, आय जीवन, उपजा, सामाजिक, मानव संसाधन को बदलने में, पूंजी बनाने में, ये सारे माध्यम आपके लिए खुले हैं और बेहतर प्रशिक्षण से आप किसी को मानव पूंजी बना सकते हैं, ह्यूमन एसेट बना सकते हैं। क्लियर है? अगर एक पढ़ा लिखा किसान अगर अच्छी तरह से नई तकनीकी और नई प्रौद्योगिकी से खेती करेगा तो उसके खेती के स्तर बहुत अलग हो चुके होंगे। ठीक, इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधन के मानव विकास के रूप में परिवर्तन करने के लिए निवेश करने की कुछ आवश्यकता होती है। चलिए, आइए इन प्रश्नों के माध्यम से हम मानव पूंजी के अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं? कह रहे जो आपकी मानव पूंजी है उसका स्रोत क्या है? क्या आपका किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहां की मानव पूंजी क्या में कोई स्थायी संबंध है? क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है? कैसे है आपका सर्वांगीण विकास से है? आमतौर पर मानव विकास के रूप में यह जाना जाता है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण में सरकार की क्या भूमिका रही है और कह रहे हैं कि मानव पूंजी निर्माण में भारत की क्या भूमिका रही है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, मानव पूंजी के स्रोत, शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि में मानव पूंजी के निवेश करने स्रोत है। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार से खर्च किया है जैसे एक कंपनी की निश्चित अवधि में दीर्घकालीन के लिए हम आपका लाभ को सुधारने और व्यक्तिगत वस्तुओं पर हम लोग आपका करते हैं। यानी कि हम किस तरह खर्च कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपके पैसा जिस तरह हम किसी कंपनी को एक लंबे टर्म के लिए हम लोग आप प्रॉफिट कमाने के लिए हम कंपनी लगाते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए
शिक्षा पर निवेश करता है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो इस प्रकार आपका शिक्षा पर क्या करता है, आपका निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जो आगत है वो आपका माना जाता है। ठीक, किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है, एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति। चिकित्सा सुविधा के सुलभ में यह नहीं है कि बीमार व्यक्ति से विमुख रहेगा, इससे क्या होगा, उत्पादन में कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कह रहे हैं कि पृथ्वी से यदि आयुष विज्ञान यानी कि जो आपका टीकाकरण है, चिकित्सा आयुर्वेद विज्ञान यानी कि बीमारी के प्रक्रम में उसकी चिकित्सा, सामाजिक आयु वर्ग आपका स्वास्थ्य संबंधी, ये सारे ज्ञान प्रसार का ही है। इनके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान ही खर्च होने की राशि के व्यय के रूप में है। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वास्थ्य बल की आपका पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। इस प्रकार यही कारण है कि मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है, और कह रहे हैं कि जो मानव पूंजी निर्माण है इसका एक आपका स्रोत है। फर्म अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय का मतलब है खर्च करती है। कोई भी कंपनी आप देखते होंगे जो उसके पास अपने एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय पर जहां पर वो काम करते हैं उनके लिए एक आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका अरेंज कराती है, कभी 6 मंथ 1 ईयर। क्यों कराती होगी, मैं आपसे पूछूं। कई इसके तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्य स्थान पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशल श्रमिक जो जो काम करते हैं कर्मचारी को कम सिखाया करते थे, सिखा सकते हैं। दूसरे कर्मचारी को किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। अब मान लीजिए आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आप उसे कितने अच्छे से काम सिखाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो बंदा अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में किसी दूसरे आपके संस्थान में जाएगा तो वो वहाँ उसके काम की ट्रेनिंग पाएगा, उसको सीखेगा। और जब कोई व्यक्ति कार्य कुशलता में आपका प्रबंधन होगा, उसका अच्छा मैनेजमेंट होगा, तो वो कार्य अधिक कुशलता से कर सकता है, जिसका प्रॉफिट कंपनी को सर्वाधिक रूप से होता है। यही कारण है कि बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आपको ट्रेनिंग के नाम पर आपके लंबे-लंबे टूर कराती है कि हम आपको यूएस भेज रहे हैं, हम आपको कनाडा भेज रहे हैं। लोग जाने की खुशी में जाते हैं, फिर वो लोग वहाँ आपके ट्रेनिंग सीख के आते हैं, और उस चीज का फर्क आपका कंपनी के प्रोडक्शन पर, उनके मैनेजमेंट पर, उनके वर्थ पर, ये सीधा आपका प्रत्यक्ष रूप से हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? और हम इसको आपका देखते भी हैं कि क्या चीज ये ऐसा हो रहा है। देख लिया? चलिए, एक बार जितना पढ़ा है थोड़ा इसको देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलिए, देख लिया आपने? अब देखिए, कह रहे हैं दोनों ही विधियां फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कुछ व्यय वहन करती है, यानी कुछ जो खर्चे हैं उसको आपका जो कंपनी है वो आपका उठाती है। अब देखिए, अब क्या होगा, इस कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी की निश्चित अवधि तक आवश्यक फर्म के पास ही कार्य करें। यानी कि अगर आपको कोई ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो वो एक आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे और कहेंगी कि आपको ये ट्रेनिंग देने के बाद आपको 2 साल तक इसी कंपनी में रहना है। इस प्रकार उनके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय में उनकी अधिक उत्पादकता से हुई है। ठीक, तो लाभ के रूप में वो आपके लाभ पाने में भी सफल रहेगी। कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है कि ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादन में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। कैसे होते हैं? कहीं अधिक होते हैं। व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन और पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी की ओर प्रवसन करने मुख्यतः गांव में बेरोजगारी का कारण है। तकनीकी शिक्षा, संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनमान की अपेक्षा में दूसरे देशों में ही आपके चले जाते हैं। कह रहे हैं भारत में अधिक आपका वेतन नहीं है, इसलिए डॉक्टर क्या चले जाते हैं, भारत से दूसरी तरफ आपका मूव कर जाते हैं। आपने देखते होंगे कि भारत में से अधिकतर जो डॉक्टर है वो कहाँ चले जाते हैं,
मतलब जो विदेश चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जिस तरह के उनके अंदर आपका कौशल है, उनको उस तरह का पैसा वहीं मिल पाता है, ठीक? और परिवहन की लागत और उस तर निर्वाह की लागत के साथ एक अनजाने समाज संस्कृति के परिवेश में रहने से मानसिक लागतें भी आपका प्रवासी सेवा को सहनी पड़ती हैं। और इसी तरह से क्या करते हैं, उनको दिमागी जो आपकी पीड़ा है, वो भी जो आपके प्रवासी हैं, जो किसी एक निश्चित समय अवधि के लिए काम करने के लिए गए हैं, उनको भी मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। किंतु स्थान पर उनकी कमाई प्रवसन से जुड़ी सभी लागतों में कहीं अधिक है। अधिक प्रवसन पर व्यय और मानव पूंजी का निर्माण का स्रोत है। व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक सूचनाओं का प्राप्त करने के लिए व्यय करेगा, और वे यह जानना चाहेंगे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या किया जाता है। यह फिर क्या शिक्षा सही और कौशल प्रशिक्षण देगी, और यह लगता है कि जानकारी मानव विकास पूंजी के निवेश में भंडार करेगी, ठीक? इसके लिए ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, आपका सुनिश्चित की जाती हैं, ठीक? और का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती हैं। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार पर ही संरचना की गई है। दोनों के प्रकार में कुछ समरूपता है, कुछ आपके प्रभावशाली सामान्यताएं जो हैं इसमें हमको आपका देखने के लिए भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कुछ आपका प्रभावशाली सामान्यताएं हैं जो हमको कुछ यहाँ आपका देखने के लिए मिलती है। कह रहे हैं कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि, यानी जो आपकी मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि है उसको भी हम लोग देखेंगे कि आपका ह्यूमन एसेट किसको कहते हैं, और आपका जो है आर्थिक विकास की जो आपकी समृद्धि, जो हम कह रहे हैं ग्रोथ, हम किसको ग्रोथ बोल रहे हैं, हम इसको भी आपका देखेंगे। तो एक बार आप लोग सारे को बहुत अच्छे से गौर करके देख लीजिए, जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया यहाँ तक? किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, देख चुके इतना, थोड़ा वापस चलते हैं और इसको गौर करके देखते हैं। जहां तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए थे उससे आगे बढ़े। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में किसी का योगदान अधिक है तो किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का। चाहे तो किसी के, अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम में कि किसका कंट्रीब्यूशन अधिक है, उसमें कारखाने और कर्मचारी में किसका है, ठीक? एक शिक्षित व्यक्ति का कौशल श्रमिक अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत आय भी अधिक अर्जित कर पाता है, ठीक? आर्थिक समृद्धि का देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है, और कह रहा है कि इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि है उससे अधिक है। फिर तो स्वाभाविक ही है कि किसी आर्थिक व्यक्ति का योगदान अनिश्चित की तुलना में कहीं अधिक होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यय धनराशि में आपका पूरित नहीं रह सकता, क्या है वह आपका इससे अधिक समय पर आपका, और वहां जो है वह आपका नहीं रह सकता, ठीक? इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। कह रहे जो हेल्थ है, हेल्थ भी क्या करता है, इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन? समृद्धि का, ठीक है ना? देखिए, कार्य के प्रशिक्षण के दौरान श्रम बाजार की जानकारी, प्रदर्शन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की उपजन की क्षमता का भी समृद्धि है। कह रहे कि ऐसा नहीं केवल एक चीज में ही इसकी खाली आपकी ग्रोथ जो है हमको वो आपको दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या आय कमाने के क्षेत्र में भी इसका योगदान है हमको दिखता है। मानव की समृद्धि उत्पादन या मानव के पूंजी के निर्माण में केवल उत्पादकता ही बढ़ती है, बल्कि साथ ही परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में नवीन तकनीकी को आत्मसात की क्षमता में भी आपका विकसित होती है।
शिक्षा में समाज परिवर्तन के वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करते हैं। इससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में आपका सहायता मिलती है। इसीलिए शिक्षित श्रमिक शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक है। मानव पूंजी समृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है, इसलिए सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो व्यवहारिक पक्ष है वो अभी भी इसमें अभी आपका स्पष्ट नहीं है। इसलिए कारण मापने में समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूली शिक्षा की गणना, शैक्षणिक शिक्षा अनुपात, नामांकन दर आदि पर आय के आधार पर शिक्षा को मापने और उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त की जा सकती है। इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दर आदि में अधिक जनसंख्या के वास्तविक स्तर पर क्या ज्ञान नहीं हो सकता है। इन सूचकांक का प्रयोग करते समय विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर और व्यक्ति आय में सुधार करने अगर हम लोग आपका करेंगे तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तन में सहचर दिखाई पड़ेगा, किंतु प्रति व्यक्ति व दूसरे आय की दृष्टि से ऐसी प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है और कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में विकासशील देश में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है। कह रहे हैं जो आपके विकासशील देश है उनमें मानव पूंजी तो बहुत आपकी समृद्धि हो रही है, किंतु प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में उतनी तीव्र वृद्धि से आपका जो है नहीं हो पा रही है। यानी कि जिस तरह से प्रति व्यक्ति आय आपका बढ़नी चाहिए उस स्पीड से आपका प्रति व्यक्ति आय में जो हमको ग्रोथ है वो आपका नहीं दिख रही। यह माना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात एक और जहां प्रवसन उच्च आय उच्च स्तर पर मानव सर्जन करने का कारण बन सकती है, तो दूसरी आय और अधिक संवर्धन पूंजी के आय में सहायता मिलती है। भारत में तो यह पहले बहुत आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी का महत्व को समझाया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना मानव पूंजी में कहा गया है कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधन के विकास को अधिक युक्ति बनाने और महत्वपूर्ण स्थान देने में होगा। कैसे होगा उसका महत्व? तो उचित प्रशिक्षण शिक्षा पाने में, एक विशाल जनसंख्या में अपने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में उनकी जो है आपकी संख्या मिली है। कैसी बढ़ी है उनकी संख्या? आपका बढ़ी है। ठीक। और ये जानेंगे कि साथ ही उनकी छवि जो है सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन है या नहीं है और कैसे उसके सुधार हैं, इन पर भी हम एक एक करके आपका बात करेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव संसाधन और आपका विकास के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, हेल्थ और एजुकेशन में अगर हम लोग आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कैसे हमारे जो आपका प्रति व्यक्ति आय है उसमें कैसे सुधार होता है और मानव उपजीवन और सामाजिक स्थिति में कैसे वो बदलाव करता है, कोई व्यक्ति कैसे कोई रिसोर्सेज बनता है, इस विषय में आप बहुत अच्छे से गौर करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।